ये गुंजनिया जी, कलवतिया जी, ए फुलेश्वरी जी, डीटीए भागलपुर चालू भै गई नहीं हो। 11 जनवरी 2022 का पेपर नहीं देखिएगा ईवीएस वाला, ये एकदम में जबरदस्त घपाक। आइए पढ़ लें। हाँ चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मैंने पहला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी? नारियल की चटनी, ये तो तमिलनाडु की बातें हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह है ना। खांडवी, ढोकला, ये सब गुजरात का है व्यंजन। तो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा उत्तर। बोले तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा? ये देखिए हम बना दिया भारत का नक्शा। कैसा लगा मेरा मजाक? बढ़िया लगा ना? हाँ, नहीं लगा तो पहचान लीजिए। कहता है मुंबई महाराष्ट्र, एन है ना महाराष्ट्र हो। मुंबई, मुंबई तो इधर है, नीचे देखिए केरल, तमिलनाडु, ये केरल इधर, इधर तमिलनाडु, इधर आपका कर्नाटक, गोवा, और ये महाराष्ट्र, और इधर गुजरात। तो महाराष्ट्र से चलता है कोई, और चंडीगढ़, ये देखिए चंडीगढ़ पहुंचा दीजिए, यहाँ से चंडीगढ़ पहुंचा दीजिए महाराष्ट्र से। तो कौन से रास्ते से नहीं गुजरना होगा? कौन से रास्ते से नहीं गुजरना होगा? तो पंजाब से नहीं गुजरना होगा, हरियाणा से गुजरेगा, चूंकि चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा, हरियाणा राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान को पास करेगा, राजस्थान यहाँ पर है ना, गुजरात तो यहाँ पर है, पास करेगा ना। तो दोस्त मानचित्र को याद रखें, बस बात इतनी सी की बात कुछ नहीं है। उत्तर संख्या बी नंबर, गुजरना नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया गया था। क्या दिया गया था स्टेटमेंट, कथन? मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है। ए लीजिए, बहुते वर्षा। तो बहुते वर्षा कहाँ? मेघालय में, चेरापूंजी, मावसिन राम, और बात करें तो असम में भी होती है। बहुत बर्फ भी बहुत पड़ती है। अच्छा जी, तो लद्दाख की बात हो गई, बहुत बर्फ पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक लगती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी का, ये देखिए पत्थर एवं लकड़ी का, लद्दाख हो गया उत्तर। बात बुझे कि नहीं? पत्थरों को काट करके पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके लद्दाख में घर बनाए जाते हैं, और दुतल्ला मकान बनाया जाता है, और छतें समतल होती हैं। धूप के दिनों में सीताफल, मिर्च, अचार, उपला, उपला यानी गोईठा, गाय जी का पोटी सुखाया जाता है, मक्का धान वगैरह को सुखाया जाता है, और नीचे वाले तल्ले में मवेशी एवं सामान को रखा जाता है। जब ठंड आ जाती है तो लोग निचले तल्ले पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। निचले वाले तल्ले में खिड़की भी नहीं होती है। हाँ, ये अपनी बकरियों को लेखा में रखते हैं, लेखा में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें क्या? मैदानी पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत लगती है। ठीक, लद्दाख हमारा उत्तर हो गया। लद्दाख हो गया ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश भी दिया गया है। ठहरिए, हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी का जो है ना, ये लकड़ी का प्रयोग, देखिए लकड़ी का प्रयोग तो हिमाचल प्रदेश में होगा। ऐसे ढालू वाला छत बनाया जाता है ताकि बर्फबारी होगा तो नीचे फिसल जाएगा। छतें लकड़ी की होती हैं, तो पत्थर या लकड़ी की। और यदि केवल पत्थर देता तब तो लद्दाख चले जाते। यहाँ पर लकड़ी का दिया जा रहा है, क्योंकि शहर का भाग तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा उत्तर। लकड़ी दिया है इस कारण से। बहुत बर्फबारी होती है, कहीं कहीं गर्मी भी होती है। और हिमाचल प्रदेश में ना मनाली
एक तल्ला मकान पाया जाता है। अंतर क्या है, लद्दाख में समतल छत और दुतल्ला मकान, और हिमाचल प्रदेश मनाली में एक तल्ला मकान और ढालू वाला छत, लकड़ियों का ढालू छत। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ उत्तर होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तोहर कान पकड़ के बढ़े आगे। देखवे नहीं कि यहाँ पर लकड़ी भी दिया गया और हिमाचल प्रदेश भी है, तो दोनों तो फंसा लेगा ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी ढालू छत होगा, दुतल्ला मकान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी दे दिया गया है इतना किलोमीटर 432। कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन 18 दिसंबर 2021 23:45 बजे प्रस्थान करके 19 दिसंबर 2021 को, मैंने 18 दिसंबर से 19 दिसंबर, तो बीच में तो गैप है नहीं, तो 23:45 से 7:45 तक कितना समय होगा, निकाल लीजिए। 23:45 को आप 12 बजा दीजिए, तो 12 बज गया, और इसको आप 8 कर दीजिए। अब सोझा सोझी हो जाएगा, गप सीधा सीधा हो जाएगा ना निकालने में। तो टाइम कितना ले लिया, टाइम 8 घंटे निकला ना, 8 घंटे, 12 से 8 बजे तक 8 घंटे, तो 8 घंटे इधर निकला। तो अब देखिए पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर दूरी अब बटा समय 8 घंटे, 8 से भाग देते हैं, तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन दोस्त मीटर प्रति सेकेंड में दिया है उत्तर। हाँ, डोंट बी एक्साइटेड, ये 54 नहीं मार दीजिएगा। इस 54 को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए छोटा मान 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 54, 3 5 15, 15 हुआ बी नंबर हमारा उत्तर। तो 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको कटाइएगा तो 5/18 आ जाएगा। वही बड़ा वैल्यू कहता तो 18/5 से भाग देते। अच्छा, ये 18 3 54 3 बार में, और 3 5 15, 15 आया, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऐसे दो जानवर समूह को चुनें जिन आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। देखिए, गिलहरी होता है, जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, और चूहा भी होता है। तो चूहा गिलहरी, जिस कारण से वो कुतरते रहते हैं ताकि आगे के दांत बढ़े नहीं, है ना। यहाँ हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। और इसमें भी सबसे ज्यादा पूछ ले किसका दांत बढ़ता है, तो गिलहरी का दांत सबसे ज्यादा बढ़ता है जीवन पर्यंत, गिलहरी का। कछुआ में तो दांत नहीं होता है। हाँ, सांप का दांत तो नुकीला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज एक जिला जो समस्त बात है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य का भाग है? उत्तर प्रदेश का भाग है कन्नौज। कहाँ? उत्तर प्रदेश। फूलों को एकत्रित करके रसायन केमिकल जो है ना विधि से जो है ना इत्र निकाला जाता है। अरबी भाषा में औत्र कहते हैं इसे, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुशबू। तो इत्र बनाने का जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से ही इत्र जो है ना बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला, हामिदा बानो बेगम थी ना, हामिदा बानो बेगम, हाँ, उन्होंने इत्र गुलाब से निकालने का जो है इजाद किया था, शुरू किया था। इन्हीं का हस्बैंड साहब पतिदेव थे ना, सोहर। कौन? इत्मादुद्दौला खां। सफेद संगमरमर का सबसे पहले मकबरा जो बना था, कोई भी इमारत सफेद संगमरमर का। ये 6 to 8 वाली बातें हो जाती हैं। है खैर, इत्र के लिए हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश कन्नौज। कहता है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो रेत के टीले जहाँ रेगिस्तानी इलाका होगा। अब रेगिस्तानी इलाका देखिए, राजस्थान तो है, बर्लिन नहीं होगा। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान दिया तो है, अबू धाबी, उज्बेकिस्तान, अबू धाबी। अच्छा, अफगानिस्तान में भी तो रेत का टीला पाया जाता है। हाँ, सही बात है, अबू धाबी तो होगा ही रेगिस्तानी इलाका, तेल वगैरह निकालते हैं ना। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अबू धाबी, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्त।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भोपाल बंगलुरु के ठीक उत्तर में, देखिए मध्य प्रदेश भोपाल, ये जैसे भारत का नक्शा वगैरह जो है ना, ये ऐसे यहाँ मध्य प्रदेश बीच में पाया जाता है, मध्य प्रदेश एमपी। तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। कहता है भोपाल बंगलुरु के ठीक उत्तर में, बंगलुरु यहाँ पे है ना कर्नाटक, कर्नाटक के ठीक उत्तर में ऊपरे ऊपर है। तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक, गांधीनगर बोले तो गुजरात, गांधीनगर बोले तो गुजरात, गांधीनगर गुजरात। तो गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम है। यहाँ गांधीनगर गुजरात यदि है, ये इसके पश्चिमी एरिया में पड़ता है। यहाँ पर जैसे आपका मध्य प्रदेश है, तो इस साइड में पश्चिम में न पड़ता है। तो कहता है गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा, गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा क्या होगी? तो नीचे देखना है हमें बंगलुरु की दिशा, तो क्या हो जाएगी साहब? ये देखिए, ये आपका गुजरात, गुजरात इधर यदि है तो ये आपका पड़ता है यहाँ पर बंगलुरु, बंगलुरु कर्नाटक। तो यहाँ से जब हम चलेंगे, ये डायरेक्शन जो है ना, इसको खींच देते हैं। ये डायरेक्शन यहाँ से हमने खींचा, तो यहाँ पर देखिए, ये उत्तर दक्षिण, ये वाला पूरब और ये पश्चिम। तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। और सी नंबर उत्तर है। मैंने कुछ नहीं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिसमें पूछा जाए ना, खींच दीजिए, तो ये वाला डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर जब डायरेक्शन देखिएगा, यहाँ पर यदि गुजरात है, गांधीनगर गुजरात, अहमदाबाद सब, कच्छ, भुज, ये सब गुजराते में तो है। यहाँ यदि कर्नाटक है, बंगलुरु कर्नाटक, तो ये देखिए, ये पूरब और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूरब हुआ, उत्तर साउथ ईस्ट। इस प्रकार हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ब्रॉन्ज के बारे में, कांसा के बारे में। तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ना, कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है, कॉपर प्लस टीन का। तो हमारा कॉपर प्लस टीन जो है ना, ये सी नंबर उत्तर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो गया। ठीक है, ये सबसे ये बहुत कठोर होता है, तांबे सबसे अधिक कठोर होता है और ये भारी टाइप का होता है। हजारों वर्षों से जो है ना, हमारे घरों में भी प्रयोग होता आया हुआ है। एक प्रश्न पूछा जाता है, एल्युमिनियम से ये हल्का होता है, एल्युमिनियम से तो काफी भारी होता है ना। बर्तन बनाने में, तोप का मुहठी बनाने में, तोप का सिक्का बनाने में, घंटा वगैरह बनाने में इसका प्रयोग भी करते हैं, बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कॉपर टीन, चलिए कॉपर तांबा, तांबा तो हो ही गया। अगला प्रश्न है दोस्त, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनाइए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदर्शित नहीं करता है। माने संरक्षण, भोजन का प्रिजर्वेशन करते हैं। हाँ, तो देखिए सेब मुरब्बा लंबे समय तक चल सकता है, कच्चा आम अचार लंबे समय तक, दाल पापड़ लंबे समय, दूध पनीर 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना में खराब हो जाएगा। तो यही तो हमारा नहीं होगा, माने सही ढंग से प्रदान नहीं करता, यही तो होगा। मतलब मिल्क पनीर को, दूध पनीर को आप जो है लंबे समय तक रख पाइएगा? खराब होने लग जाता है दोस्त। और तीनों विकल्प लंबे समय तक चल सकते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैम्बो कहते हैं, और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? जानवरों के रहने का स्थान को लेखा। ये तो लद्दाख की बातें हैं, लद्दाख, लेह लद्दाख। वही पश्मीना नामक बकरी, याद आया कुछ? 5000 मीटर की ऊंचाई पर, अब किलोमीटर में 5 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हैं। चांगथांग जनजाति, चांगथांग जनजाति, पश्मीना नामक सॉल, जो कि 6 कंबलों के 6 चद्दरों के बराबर गर्मी देते हैं। मनुष्य के 6 बाल और पश्मीना नामक बकरी का एकमात्र बाल। इतना ज़्यादा पतला होता है पश्मीना नामक, और ये कुशल कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, नहीं तो फिर टूट जाएगा, इतना पतला बाल होता है। 250 घंटे लगते हैं बनाने में, और
ठंडे में इतना ऊंचाई पर क्यों रहते हैं? जितना ऊंचाई पर रहेंगे उतना ज़्यादा बाल पतला और मुलायम होगा, यही कारण है। वे अपनी बकरियों को ना लेखा में रखते हैं, और जो टेंट में जो रहते हैं वो रेम्बो कहलाता है, टेंट रेम्बो कहलाता है। चलिए ठीक, उत्तर हो गया हमारा। नेक्स्ट कहते हैं हमारे देश संघ शासित प्रदेश की संख्या है, तो 8 गो संघ शासित प्रदेश है और 28 गो केंद्र शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज विच इज गवर्नड बाय डायरेक्टली राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और वहाँ पर गवर्नर होते हैं। अपवाद में जो है आपका दिल्ली वगैरह है, अन्य चंडीगढ़ वगैरह अपवाद के रूप में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न हमारा। 73 कहता है नीचे दिए गए उस 3 राज्य के समूह को चुनिए जिसकी समुद्र तट रेखा अरब सागर। देखिए ये जैसे दक्षिण वाला भाग है भारत का नक्शा, ये अरब सागर इधर बहता है ना, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इस साइड में इधर क्या है? केरल, इधर कर्नाटक, मुंबई, अच्छा इधर गोवा छूट गया, गोवा, मुंबई, और इधर गुजरात, राजस्थान। राजस्थान से सटा हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए, तो ये हमारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 3 गो राज्य हैं जो सटे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु सटा हुआ है, तमिलनाडु तो इधर ना है, तमिलनाडु के कारण ये गलत हो गया बी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इधर है आपका, इसलिए सी गलत हो गया। ओडिशा, ओडिशा तो इधर है साहब, बंगाल की खाड़ी है ना, ओडिशा, तो 1 नंबर उत्तर हो गया। बढ़े आगे। अगला प्रश्न, छऊ नृत्य। लीजिए, छऊ नृत्य के बारे में पूछ रहा है, और छऊ नृत्य कहाँ? बंगाल, ओडिशा, झारखंड, सबका प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ। हाँ, तो छऊ नृत्य। और भी नृत्य वगैरह याद रखें, जैसे उत्तर प्रदेश में कथक, बिहू जो है असम का होता है बिहू, पंथी या राउत, पंथी और राउत, राउत छत्तीसगढ़ का, चेराओ मिजोरम का होता है, असम बिहू तो हमने जान ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम, मिजोरम से तो नहीं होगा, असम बिहू उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ ले लेना है तब, छत्तीसगढ़। हालांकि छऊ नृत्य ना बंगाल, ओडिशा, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसमें भी मुख्य रूप से जो है ना, मुख्य रूप से क्या बोलूँ मैं, झारखंड होता है, बंगाल वगैरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा उत्तर जो है ना छत्तीसगढ़ लेना पड़ेगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए, कि केचुए के बारे में कथन पर विचार करना है। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। मिट्टी को पोली बना देता है, भुरभुरा बनाता है, इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको? अर्थवॉर्म को, केचुआ को, है ना। यह तो हमारा सही है, वायु जल पहुंच पाता है आसानी से, छेद बना देता है। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली कर देते हैं, पोली यानी हल्का कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। खेतों से जोतवाते हैं, चाष करवाते हैं, कल्टी करवाते हैं, इसीलिए तो नमी युक्त बना देने के लिए। तो बी भी हमारा सही है। कहता है केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। मुख्य फसल को किससे बचाते हैं? खरपतवार से। खरपतवार यानी वीड्स, वीड्स से बचाते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना करता है। केचुए का मल मृदा को उर्वर उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल सही बात है, केचुए का मल, केचुआ मिट्टी को खाता है, मिट्टी को उगलता है ना। और मरे सड़े गले हुए दुबड़ी को, घास को भी खा जाता है। लेकिन यहाँ पर खरपतवार तो जिंदा होगा ना, वेट्स तो जिंदा को थोड़े खाता है, इसलिए सी नंबर नहीं, ए बी डी, और ए बी डी हमारा डी नंबर ऑप्शन में यही उत्तर होगा। किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए मिट्टी को खा करके ना उलट पलट देते हैं, पोली बना देते हैं। किसानों का ये हलवाहा कहा जाता है, हलवाहा यानी कि हल से जोतते हैं ना, किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है। छेद बना देते हैं खेतों में, मिट्टी में, मृदा उर्वर उपजाऊ हो जाता है मिट्टी, जिससे फर्टिलाइज्ड हो जाता है, वायु जल वगैरह आसानी से जो है ना पहुंच पाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 76 कहता है मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं? 1 नंबर, एडवांटेज ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड, माने एकीकृत रूप में जो है गुणवत्तापूर्ण रूप में शिक्षा दिया जाता है। विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन परीक्षा में मतलब कक्षा में शामिल हो सकते हैं। हाइब्रिड टाइप का, यानी कंप्यूटर पर तो कहीं से भी बच्चे जैसे यूट्यूब में ही कहीं से भी बढ़ा करके घटा करके जो है ना हम देख सकते हैं। बिल्कुल, यह तो पॉजिटिव हो जाएगा। बी नंबर, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता है, जैसे गूगल ऐप पे, जूम ऐप पर। ये सब क्या है? हाइब्रिड टाइप के ही तो हैं, तो होता है बिल्कुल आमने सामने जो है ना। विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकता है, आमने सामने, बिल्कुल। अब फिर उसके बाद है आपका, अच्छा ये सी नंबर क्या? विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अलर्ट रहने की आवश्यकता, चौकन्ना, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। चौकन्ना यानी कि अलर्ट रहना, तो अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं होती है, अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं होती है। और सी नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों कक्षा के दौरान चौकन्ना, ये तो सी हो गया। तो चौकन्ना रहने की तो आवश्यकता होगी ना दोस्त, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा, और ऑनलाइन मोड में तो बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। डी, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। देखिए, पूरक गतिविधि से सप्लीमेंट्री मैंने अपने नेटिव परिवेश से, ज़िंदगी से जोड़ करके, बिल्कुल सही है, ए बी डी। और ये हमारा सी नंबर उत्तर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है मतलब उसमें मिश्रित लर्निंग ईवीएस या गूगल मीट ऐप पे जो जिस प्रकार से पढ़ाई करवाई जाती है घर समुदाय में, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस समकालिक सिनक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, टाइम पे ना आप जो है ना पहुंचिएगा, जैसे बिजनेसमैन वगैरह करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग में उसी प्रकार से वीडियो कॉलिंग किसी भी समय कक्षा में शामिल हो पाएंगे? नहीं। जब भी वे शामिल होते हैं, विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का विषय वस्तु मिल जाता है। जब भी शामिल होंगे, ऑनलाइन क्लास का विषय वस्तु मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब वो यदि रिकॉर्डेड नहीं है तो आधा अधूरा ही ना पढ़ पाएगा। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री द्वारा साझा, मतलब आधा अधूरा ही पढ़ पाएगा। देखिए, यूट्यूब पर छोड़ देते हैं तभी ना पूरा पढ़ पाता है, लेकिन क्या हो यदि यूट्यूब पर नहीं छोड़ा जाए तो ये बात है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री कंटेंट साझा करने में सक्षम होते हैं, जिसके विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। देखिए, किसी भी समय तो गलत हो जाएगा, ये तो वही बात हो गई ए नंबर वाला। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कन्वर्स इन रियल टाइम, जो वास्तविक समय है, बोले तो जो एक्यूरेट टाइम है, जो टाइम फिक्स किया गया, उसी समय आपस में यदि जुड़ते हैं तभी ना हो पाएगा बातचीत। ऐसा थोड़े शिक्षक ने अभी कॉल किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बच्चा उठेबे नहीं करे और खुद से फिर जो है ना 2 मिनट 10 मिनट बाद करे, तो टीचर जी तो सूत गया।
है ना, टीचर जी का कनेक्शन खत्म। आपका बी नंबर उत्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप समकालिक यानी साथ साथ, सिंक्रोनस, तो साथ साथ चलता है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय जो ओरिजिनल टाइम है उसमें बातचीत, टॉकिंग वगैरह कर पाएंगे। मतलब टीचर और जो है शिक्षार्थी विद्यार्थी लोग टू वे होता है ना, कम्युनिकेशन टू वे, तो एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं। क्लास रूम जैसा माहौल बन जाता है, शिक्षक और विद्यार्थी जिसमें आपस में बातचीत कर सकते हैं। कहता है प्रश्न हमारा 78 कि स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे, घास, बांस, केला, अमरूद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। डैश की तरफ, किसकी तरफ? पौधों के भाग की तरफ। पौधों और पेड़ों में अंतर, पेड़ पौधों के वर्ग में मौजूद भिन्नता, माने अलग अलग भिन्न है किस प्रकार से। हाँ बिल्कुल, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की भिन्नता, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हमारा सी नंबर उत्तर होगा। मतलब सारी चीज़ों को लिया गया है ना, और अलग अलग पेड़ के पौधे, पेड़ का बरगद है, केला है, ताड़ है, तो अलग अलग पेड़ पौधों के भीतर वर्ग भिन्नता, यानी अलग कैसे है वो, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य थीम पढ़ा रही है, भोजन। पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य सामग्री संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। सर्वे का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा उद्देश्य हमारा? तो विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील, व्यक्ति के प्रति, भोजन चैप्टर पढ़ा रही है तो व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तियों के प्रति। अच्छा, कूटों में दिया गया है, कहता है टू मेक स्टूडेंट सेंसिटिव टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल। अच्छा, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के खाद्य भोजन खाते हैं ना, अलग अलग लोग, जैसे कि गुजरात के लोग, जैसे आपका जो है ना गोवा का, असम का, इनका खाद्य अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। एक नंबर सही है, यानी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति उनके प्रति सेंसिटिव होगा, जागरूक होगा उनके भोजनों के बारे में। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन, सर्वेक्षण, अवलोकन, सही हो जाएगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी, यानी डायरेक्टली जुड़ने का अवसर मिलेगा, सी भी सही है। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा। ए बी सी डी, अच्छा डी तो मौजूद है, सी भी मौजूद है, एक ऑप्शन। सबसे दमदार उत्तर ए बी सी होगा। कहता है एक ईवीएस की शिक्षिका है, थीम खाद्य पढ़ाती है, ठीक है, तो पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। तो सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? ए बी सी तो आपका दमदार विकल्प है। अब डी इसके साथ है क्या? किसी विकल्प में नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा। दूसरा रीजन ये है, क्या लोगों से जुड़ना यह उद्देश्य है कि लोगों के साथ, समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान हो? यह तो मेन फोकस्ड लक्ष्य नहीं होगा। यहाँ तो खाद्य के प्रति जो है संवेदनशील बनाना है। एक नंबर ऑप्शन में व्यक्ति दिया गया है, तो व्यक्तियों का खाने का जो भोजन होता है विविध विविध प्रकार का, उसके बारे में जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उसका उद्देश्य वर्तमान के अनुसार देखिएगा, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना, समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना। सही बात है ना,
सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को उजागर करना, एनालिसिस करना, प्रशिक्षण देना। चलिए, ये सामाजिक सांस्कृतिक दिया गया है ना, यानी वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ जुड़ना। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों में जागरूकता विकसित करना, यानी संवेदनशीलता। बी भी द बेस्ट है। पृथ्वी को मानव एवं जीव, अन्य जीव जंतु के रूप में, आवास के रूप में समझ विकसित करना। पृथ्वी को, ईवीएस में कौन सा उद्देश्य है? पृथ्वी के बारे में इधर दिया गया। ईवीएस विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी को समझना। यह क्या, कौन सा लक्ष्य है भला? ऐसा थोड़े होगा। हमारा ए और बी उत्तर होगा, ए एवं बी। देखिए, अलग अलग पेडागोजी को सबको समझना, सबको थोड़े समझ पाएंगे बच्चे विभिन्न प्रकार के। अन्य जीवंत रूपों के आवास, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीव रूपों के आवास के रूप में समझ विकसित करना पृथ्वी को। तो पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट थोड़े है। चलिए नेक्स्ट। ईवीएस शिक्षण आयोजित करने के निम्न मानदंड को, तो मानदंड, क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहिए? आइए, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। देखिए, बच्चा मोटा चदरा है कि पतरका चदरा है, उस हिसाब से कैटेगराइज करना। कहा है ना, नहीं करना है। लिंग के आधार पर, फिर लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकें बना ले, फिर समूह बना रहा है। समूहों के बीच सहभागिता, कोलैबोरेटिव लर्निंग एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाए। देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पर ग्रुप बनाना। यहाँ द बेस्ट रूप में है, यानी एक दूसरे का सहयोग करे, सहभागिता, अंतःक्रिया हो, इस आधार पर समूह बना रहा है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, समूह गतिविधि। डी नंबर, द बेस्ट। 82 प्रकृति के स्तर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस प्रकृति, नेचर कैसा है? तो नेचर कैसा है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का? तो क्या हमारा हो जाएगा, हाँ यहाँ तो पहला नंबर सही है। समावेशी, प्रासंगिक, रेलिवेंट, यानी जिंदगी से जुड़ा हुआ, थीम आधारित, थीमों पर जुड़ा हुआ। यहाँ दिया है एकीकृत और अनुभवात्मक, एकीकृत और अनुभवात्मक, अनुभवों से जुड़ा हुआ। इंटीग्रेट तक तो सही है, इंटीग्रेटेड। अब देखिए, आप कहिएगा ए भी सही है, बी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक, अनुशासनात्मक, यानी डिसिप्लिन वाला, डिसिप्लिनरी, यह तो गलत हो गया। प्रेम दृष्टि अनुसरण करता है। एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक होता है ना, इसलिए भी गलत हो गया। अब कहता है पाठ्यचर्या का जो करिकुलम है उसका प्रकृति, नेचर कैसा है? तो समावेशी, समावेशी, इंक्लूसिव। प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब ही होता है जिंदगी से जुड़ा हुआ, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ। तो आ तो गया दूसरा नंबर विकल्प इसमें। और थीम आधारित, देखिए थीम होता है ना प्राथमिक स्तर पर, जैसे आपका 6 गो थीम दिया गया है। हाँ, भोजन, जैसे कि परिवार एवं मित्र दिया गया है, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, 6 थीम है। इसलिए 1 नंबर दमदार उत्तर होगा ना। थीम भी तो देखिए, आप एकीकृत और अनुभवात्मक कह रहे हैं, लेकिन दोस्त 1 नंबर उससे द बेस्ट है ना, 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा? आइए देखते हैं। पहला विकल्प कहते हैं क्या कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। एकदम मिसकॉन्सेप्शन नहीं कर देना चाहिए। कहानी झुट्टो पुसो, गलत गलत कहानी दे दिया तो बच्चों में गलतफहमी पैदा हो जाएगी, ये नहीं करना चाहिए। सही बात है। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म आदि रूढ़िवादी विचार को चित्रित नहीं करना चाहिए, यानी कि लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव नहीं करना चाहिए। सही है। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, एकदम सही बात है। मज़ेदार, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। पेश करने के लिए डी नंबर, कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उनसे जुड़ाव महसूस करे, यानी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, जुड़ाव महसूस करे। ए बी सी डी, और इसमें भी ज़्यादा दमदार यदि बात करेंगे तो ए बी और डी, ए बी और डी, ये वाला विकल्प, ये सी नंबर देखिए, ए बी डी, ए सी डी दिया गया है।
ABC दिया, मैं कहता हूँ C नंबर से भी ज़्यादा बेस्ट होगा कि बाहरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, जुड़ाव महसूस करे। ये जो C दिया गया है मनोरंजक, बहुत सारी मनोरंजक यदि नहीं होंगी कहानियाँ, हाँ, मज़ेदार नहीं होंगी, तो क्या उनको नहीं पढ़ाया जाता है? थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस है, रोचकता का सिद्धांत, लेकिन दोस्त बच्चों में उबाऊ भी तो लगता है बहुत सारी कहानियाँ जो डिफ़िकल्ट टाइप की हों। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ाव महसूस करे, बच्चे की इर्द गिर्द के स्थानीय परिवेश, मातृभाषिक संसार, प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा हो। तो डी को आप बेहतरीन चुनिए, न कि सी को, चूंकि ऑप्शन मौजूद नहीं है। यदि ऑप्शन में रहता ABCD तो चुनाव कर लेते ABCD का। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि EVS के शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल, मैपिंग वगैरह को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलाप में किनको करने को कहेंगी? ठीक, किनको करने के लिए कहेंगी? आइए, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये ना बेसिक टाइप के होते हैं। बुनियादी यानी जो बेस वाले हैं, बिल्कुल सही है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, मैंने शुरू में बच्चा गलती करेगा, जैसे मन तैसे बनाएगा, इसे क्या कहेंगे? अमानक तरीका, जो गलतियों वाला हो, अविश्वसनीय, और फिर धीरे धीरे विश्वसनीय बनाएगा, मतलब पक्का पक्की एकदम अच्छा मानचित्र बना लेगा। चलिए, बी नंबर हमारा सही। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, प्रतीक, जैसे यहाँ मेरा घर है, यहाँ पर जो है गाछ वृक्ष है, अपने प्रतीक, मानचित्रण माने दिमाग में मानचित्र बैठाएगा, तो प्रतीकों का शुरू में प्रयोग करेगा तो बेहतरीन होगा। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए, सार्वभौमिक यानी विश्व में सार्वभौमिक, सभी जगह विद्यमान, मानचित्र की व्याख्या करना। मानचित्र की व्याख्या, यहाँ पर टापू है, यहाँ पर खेती होती है, ये दिग्बोई का क्षेत्र, दिग्बोई तेल शोधक कारखाना वगैरह यहाँ पर, तो मानकीकृत। ABCD, डी नंबर हमारा विकल्प उत्तर होगा द बेस्ट, डी नंबर। नेक्स्ट, एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री अपना घर बनाते हैं। मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, टाइल्स आदि खरीदकर इस चर्चा का आकलन के लिए प्रतिफल है। ये जो चर्चा करवाया ना कि राजस्थान में देखिए झुग्गी झोपड़ी वगैरह, मिट्टी का दीवार बनाया जाता है, कांटों का जो है ना मतलब छत दिया जाता है, और मुंबई में स्टील, कंक्रीट वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों में? तो तुलना करना, विश्लेषण, एनालिसिस करने का गुण, दोनों में अंतर क्या है? अवलोकन तो होगा ही, लेकिन विश्लेषण माने परिणाम क्या निकलेगा, सीखने का प्रतिफल, तो विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। बी नंबर में भी विश्लेषण है, और तुलना करना, दोनों मकान में तुलना करेगा तब ना, मतलब आप बी ले सकते हैं उत्तर, लेकिन मैं कहता हूँ डी नंबर क्यों नहीं लीजिएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा विकल्प है, जिसमें और भी ज़्यादा विश्लेषण है, तुलना भी तो है, कंपेयरिंग। दो मकान में जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक एनालिसिस कैसे होगा भला? नेक्स्ट, एक EVS शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधि और व्यवहार का पता लगाएं, जो भी पानी की बर्बादी करते हैं। कौन सी रणनीति उस उद्देश्य के लिए सबसे बेस्ट होगा, इफेक्टिव वाला कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान, पानी का मात्रा रोज जितना जो बर्बाद करता है, यूज करता है। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्म, पानी की निकासी का भ्रमण करना, मैंने कहाँ से नदी, नाला, तालाब गुजरता है, पास होता है, बहता है। पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, परिवार के साथ बातचीत, परिवार के साथ बातचीत, ये जो है ना परिवारों के साथ बातचीत करेगा तो सही सही बता देगा, हाँ बता देगा, और बातचीत भी तो दिया गया है। देखिए दोस्त, प्रतिदिन एक परिवार में रूटीन भी बनाते हैं तो एक एक दिन का जो है ना एक एक दिन के हिसाब से, मतलब ये वाला द बेस्ट हो जाएगा, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। सी नंबर आपका सही है, लेकिन प्रतिदिन डेली यूज कितना होता है, खपत, तब निकालेगा एक महीने में कितना, इस प्रकार से निकाल पाएंगे। डी नंबर उत्तर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के अभिन्न घटक है? अभिन्न माने जिसे अलग नहीं किया जा सकता है वैसा घटक, तो बच्चों का वातावरण। वातावरण में ही तो भाषा आता है, भूमिका, रोल प्ले, पाठ्य पुस्तकें आती हैं, तो हमारा बच्चों का वातावरण। वातावरण को आप कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं। एक तो पढ़ रहे हैं पर्यावरण, और पर्यावरण अध्ययन को पढ़ रहे हैं, और पर्यावरण को अलग कर दीजिएगा। साहब पर्यावरण ही तो है जो हमें रहने के लिए घर द्वार, मकान, खाना पीना, भोजन पानी, यात्रा करने के लिए, ये किसमें है? पर्यावरण में, समाज में। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षा पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? किसके लिए? पाठ्य पुस्तक के चुनाव के लिए। पाठ्य पुस्तक के लिए तो 1 नंबर, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म संबंधित कोई रूढ़िवादिता यानी कि लिंग माने पूर्वाग्रह, भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम द बेस्ट। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मानक का मतलब क्या है? मानक का मतलब कि शुद्ध यानी कि हायर स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इंग्लिश से होता है स्टैंडर्ड, तो बच्चे की मातृभाषिक दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा मानक के कारण। मानक के साथ साथ अमानक का भी प्रयोग होना चाहिए। सी, पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। ऐसा कौन सा नियम है? पतली, अब कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो पतला कर दें उसे हम। पाठ्यपुस्तक सचित्र यानी चित्र होने चाहिए, रंग बिरंगी तस्वीरें, आकर्षक होनी चाहिए। डी द बेस्ट है, ए डी, 1 नंबर विकल्प, ए और डी। उत्तर हो गया 89। ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लैंग्वेज, जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग पूर्वाग्रह पढ़ने के लिए कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? सदस्यों के बीच, सदस्य यानी परिवार के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके बीच कार्य का आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, और घरों में देखेंगे कि लड़की क्या कर रही है, कहीं पोछा तो नहीं लगा रही है, बाहर में ड्यूटी कर रही है, ओहो लिंग पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है। बच्चिया को पढ़ने भेजा जाता है, लड़के जो है ना घर का काम काज कर रहे हैं, ओ लिंग पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है। ये तो द बेस्ट है। अखबार से लिंग सशक्तिकरण, अखबार से ज़्यादा घर स्थानीय संसार से जुड़ा हुआ, उनसे ज़्यादा बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। सफल महिलाओं की कहानी, पहले से वो तो सफल हो चुकी हैं, उनसे लिंग पूर्वाग्रह भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें उनसे जानने को पूरा का पूरा मौका नहीं मिलेगा। वर्तमान में मौका अपने वास्तविक संसार यानी कि अगल बगल के इर्द गिर्द के समाज से देखिए। महिलाएं स्वस्थ पेशेवर की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पताल का भ्रमण। अच्छा, स्वस्थ पेशेवर माने नर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टरनी हैं, माने स्वस्थ पेशेवर। चलिए अभी नहीं, हमारा 1 नंबर द बेस्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वह शिक्षक आप अपने विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड, प्रक्रिया, कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण लेना है। रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो है, तो रिपोर्ट कार्ड तो कौन सी रिपोर्टिंग कार्ड उपयुक्त है? विवरणात्मक रिपोर्ट, नरेटिव रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारक, पोर्टफोलियो नहीं है। देखिए क्रम, रेटिंग स्केल क्या हो जाएगा? रेटिंग स्केल। दक्षता के स्तर, लेवल का पता लगाना है, लेवल कैसा है, विवरण देना है। आपसे कई बार पूछा गया है कि बच्चों को तुरंत ही रिजल्ट अभी देना है, तो कौन सा बेहतर? रेटिंग स्केल, रेट दे देना कि बच्चे कैसे हैं, क्रम निर्धारण मापनी। सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। बात नहीं समझे? क्रम निर्धारण मापनी ना एक विशेष प्रकार की जांच सूची होती है, जिसमें जांच जो भी किया गया उसको विशेषता का, गुण का, या फिर जो है ना अभाव जो भी है, तो उसमें संख्यात्मक रूपों में डिनोट किया जाता है गुण की मात्रा वगैरह को। एक प्रकार का आंकड़ा होता है, एक प्रकार का आंकड़ा दिया जाता है, डाटा वगैरह। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता यानी कि प्रोसेस करने में बच्चे कैसे हैं, तो बच्चे को देना है स्तर, लेवल वगैरह कि कैसा है बच्चा, तो उसमें उपयुक्त कौन सा होगा? क्रम निर्धारण मापनी होगा, बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।